हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 3 सितंबर, लेकिन कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज की इस वीडियो में हम दोनों ही दिन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आज आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी फ़ैन चलने की, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा और रीज़न आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी भी। फिलहाल हम कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। हाल ही में जो स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी, ये अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटी, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च कर रही है। भारत और अल्जीरिया की सेना के बीच पहली बार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। और हमारा जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसने किसानों के हित के लिए, यानी कि जो डेयरी फार्मर है, इनके लिए ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, एप्लीकेशन का वेब संस्करण। और हाल ही में चाइना में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की जो लत बढ़ते जा रही है, इसके लिए यहाँ एक नियम लागू किया गया है, जिसमें कि बच्चे जो हैं हफ्ते में केवल 3 घंटे ही गेम खेल सकेंगे। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीती है मैक्स वेस्टअपन ने, रेड बुल के ड्राइवर है, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में जो एडिडास कंपनी है, इन्होंने मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इन्हें अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हाल ही में केरल में मछली विक्रेताओं महिलाओं के लिए यहाँ फ्री बस सर्विस की शुरुआत की गई है। टोक्यो पैरालंपिक चल रहे हैं, जिसमें कि जो सुमित अंतिल है, इन्होंने जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो बैठक रही, इसकी अध्यक्षता हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि भारत के विदेश सचिव है, इन्होंने की है। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, 2 साल होने जा रहे हैं आप लोगों से जुड़े हुए। मैं पर डे कमेंट रीड करती हूँ, मैम आप लाइव कब आएंगे, लाइव कब आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज शाम को 7 बजे मैं लाइव आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने मैं कैमरे को फेस करने वाली हूँ। उदित सर भी लाइव आएंगे और चैनल से रिलेटेड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है या बहुत सारी प्लानिंग आप कह सकते हैं, जो कि सर ने प्लान कर रखी है, वो आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। तो 7 बजे आप चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइव डिस्कशन हम कर सकेंगे। इसके बाद जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं, ये आप लोगों को मेरे द्वारा लाइव ही पढ़ाई जाएंगी। जो भी आपके डाउट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास में काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो लाइव क्लास में वो सारी दिक्कत नहीं होंगी और मैं आप लोगों की अब करंट अफेयर की लाइव क्लासेस ही ले पाऊँगी। तो आज बस आप थोड़ा मैनेज करिए, बैकग्राउंड का कुछ शोर शराबा है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने, यानी कि अमेरिका ने ही समय सीमा से पहले ही किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? अब ये घोषणा कहने वाली तो बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि अब जो अमेरिका की सेना है, ये अफ़गानिस्तान से भाग चुकी है, आप लोगों को मालूम ही है। इसकी हिस्ट्री आप लोगों को मालूम है। क्या हिस्ट्री है कि 9/11 को जो हमला हुआ था, यानी कि 11 सितंबर 2003 में अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ जो हमला हुआ था, जिसमें कि लगभग 3000 लोग मारे गए थे, इसका जिम्मा किसने लिया था? अलकायदा ने। अलकायदा जो कि आतंकवादी संगठन है, इसने इसका जिम्मा लिया था। और हालांकि इसके जो प्रमुख थे ओसामा बिन लादेन, ये मारा गया था, लेकिन ये अफ़गानिस्तान में नहीं, ये पाकिस्तान में मारा गया था। और तब से तालिबानियों का खात्मा करने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति, इन्होंने अपनी सेना भेजी थी अफ़गानिस्तान में, ताकि इन तालिबानियों का सफाया किया जा सके। लेकिन आप जानते ही हैं, अभी तक मतलब कि 20 साल होने जा रहे हैं, इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। और अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि वो जब रहे यहाँ के प्रेसिडेंट रहने के दौरान ही इन्होंने अलाउ कर दिया था, यानी कि इस बात की स्वीकृति दे दी थी कि हम अपनी जो सेना 20 सालों से अफ़गानिस्तान में तैनात करके रखे हैं, ये अब हम वहाँ से हटा लेंगे। तो घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। और अब आप कह सकते हैं कि जो बाइडेन के शासनकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला, ये नियत रखा गया है। और अब इसने अपने, आप कह सकते हैं कि लगभग 20 सालों के बाद यहाँ अपने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। तो अब यदि हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो इसकी राजधानी है काबुल, जहाँ तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, आप कह सकते हैं। यहाँ की करेंसी ये है अफ़गानी। और भारत ने भी यहाँ काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सहतूत बांध परियोजना, जो कि भारत के सहयोग से यहाँ बनाई जानी थी, ये भी अफ़गानिस्तान से ही रिलेटेड है। तो मैंने आप लोगों से जो 2 इनामी सवाल पूछे थे, पहले का राइट आंसर
तो बोइंग किस देश की कंपनी है? अमेरिका की। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर इसी कंपनी से खरीदा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें रिसेंट रैंकिंग यदि आप देखेंगे तो भारत 90 स्थान पर है। इसमें टॉप पर रहा है जापान। फिर आज के लिए आपके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश और गाय कैबिनेट का गठन करने वाला, यानी कि इनके संरक्षण के लिए कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, इनके द्वारा की गई है। अब रीज़न तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, श्रीलंका शुरू से ऐसा करता आया है कि जो मांगने की नीति होती है, हालांकि मांगना वर्ड गलत होगा, लेकिन क्या ही कहें अब इसे, क्योंकि ये चाइना का हित ऐसी इसलिए बना हुआ है क्योंकि चाइना इसे भर भर के पैसे हमेशा से ही देता आ रहा है। हालांकि श्रीलंका के द्वारा भारत से भी कुछ पैसे मांगे गए थे, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लगभग 400 मिलियन डॉलर ये भारत से मांगे गए थे श्रीलंका के द्वारा, लेकिन भारत ने इसे 200 मिलियन डॉलर ही दिए थे। लेकिन इसका हितैषी बन करके कुछ दिन पहले ही सामने आया बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इसे भर भर के पैसे दिए और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करने की भी घोषणा की गई थी, क्योंकि बांग्लादेश इस समय हो रहा है पैसा वाला इसलिए क्योंकि जो बांग्लादेश है इस समय यदि देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये भारत को भी पीछे छोड़ चुका है। खैर, ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। इतना लोन लेने के बाद, मतलब कि चाइना इतना पैसा दे रहा है, बांग्लादेश दे रहा है, इतना पैसा मिलने के बावजूद यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही है। अब विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। मान लीजिए भारत में जिस प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मान लीजिए भारत में हो रहा है। अब जो चीज़ें भारत के लोगों को ज़रूरत है, जो कि अन्य देशों से मंगानी है, जो भारत में उत्पादित नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मतलब कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा मजबूत होना चाहिए, ताकि हम किसी देश से यदि कोई सामान मंगवाते हैं तब उसका जो हम पेमेंट करते हैं ये हम इंटरनेशनल करेंसी में ही करते हैं। मोस्टली इसका जो आप कह सकते हैं पेमेंट है ये डॉलर में ही होता है। इसलिए हर देश को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार ये मजबूत रखना चाहिए, ताकि ये विदेशों से किसी भी सामान का आयात ईजिली कर सके। हालांकि आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अभी जो रैंकिंग रिलीज़ की गई थी विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, तो टॉप पर तो चाइना है, अपना देश भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। मतलब कि भारत की स्थिति इसमें अच्छी खासी बताई गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, जिसका आप कह सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार इसमें कमी हो रही है। देखा जाए तो कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से ये गुजर रहा है। और वैसे ये भी आप जानते हैं कि जो श्रीलंका है इसमें इनकम का मेन सोर्स ये क्या है? पर्यटन, यानी कि टूरिज़्म। लेकिन महामारी के कारण टूरिज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित कर चुका है। और श्रीलंका में यदि देखा जाए तो टूरिज़्म के कारण 30 लाख लोग, यानी कि 30 लाख से अधिक लोग, इनकी आमदनी ये बने रहती है। और इस महामारी ने सब कुछ ढप कर दिया, जिसके बाद से अब श्रीलंका में आप कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति बन चुकी है। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, प्रेसिडेंट अभी मैंने बता ही दिया गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट, यानी कि जलडमरू मध्य है। कौन सा जलडमरू मध्य? पाक स्ट्रेट। और चाइना ने भी यहाँ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है इसके निर्माण का टेंडर चाइना को दिया गया, जबकि वेस्टर्न का दिया गया है भारत को। और एक गुर्दे का हॉस्पिटल का उद्घाटन जो कि चाइना के सहयोग से श्रीलंका में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डल झील में फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो ये खोला गया है एसबीआई के द्वारा। फ्लोटिंग एटीएम यानी कि तैरता हुआ एटीएम। डल झील ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यही श्रीलंका के द्वारा एक तैरता हुआ, मैं बार बार श्रीलंका बोल रही हूँ, यही एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक तैरता हुआ आप कह सकते हैं फ्लोटिंग एटीएम ये खोला गया है। और ऐसा नहीं है कि ये एसबीआई का पहला फ्लोटिंग एटीएम है। 2004 में इसने ऑलरेडी केरल में अपना पहला फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च कर दिया था। यदि हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि कर्मचारियों के मामले में देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। चर्चे में रहे अदर बैंक की यदि हम बात करें तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में क्या लॉन्च किया गया था? मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर, यानी कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। जो एचडीएफसी बैंक है ये लगातार सातवीं बार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक
तो कार्डलेस यानी कि बिना कार्ड के नगद निकासी की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला बैंक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी और हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है लद्दाख को। लद्दाख जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है स्नो लेपर्ड और सारस पक्षी को राज्य पक्षी और स्नो लेपर्ड को राज्य पशु ये घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, क्योंकि आप जानते ही हैं 2 नए यूटी बने हैं, एक तो जम्मू कश्मीर ही है, दूसरा है लद्दाख। लद्दाख के जो उपराज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में, ये कौन है? ये है आर के माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। जो लद्दाख है ये 100% यानी कि अपनी सभी वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत की सबसे ऊंची सड़क ये लद्दाख में ही BRO के द्वारा बनाई गई है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को बतानी है ये जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि भारत का पहला मूवेबल यानी कि चलता फिरता सिनेमा घर ये इसी लद्दाख में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस IIT संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए एप्लीकेशन विकसित किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो IIT रुड़की है, इन दोनों के ही सहयोग से एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि आपदा आने से पहले ही इसकी पूर्व चेतावनी दे सके। वैसे देखा जाए तो आपदाओं से सबसे ज़्यादा उत्तराखंड वाला एरिया ये प्रभावित रहता है। आए दिन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली जो घटनाएं होती हैं आपदा की, ये इसी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई थी, फिर लैंडस्लाइड की घटना, ग्लेशियर पिघलने की घटना आप कह सकते हैं, ये उत्तराखंड में ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में इसका पूर्वानुमान हो सके यानी कि पहले से पता चल सके कि कैसी स्थिति बन रही है, इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है IIT रुड़की ने। हालांकि अब देखिए कुछ चर्चे में रहे IITs की भी हम बात कर लेते हैं। IIT दिल्ली के द्वारा कुछ समय पहले ही डेंगू का पता लगाने के लिए, मतलब कि 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने के लिए एक डिवाइस विकसित किया गया। IIT बॉम्बे के द्वारा कोरोना पेशेंट को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और IIT मद्रास के द्वारा भी हाल ही में आप कह सकते हैं कि भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर डेवलप की गई। और भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम शक्ति है, ये इसी IIT मद्रास के द्वारा ही डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1 से 7 सितंबर यानी कि पूरे 1 हफ्ते तक भारत में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो इस पूरे 1 हफ्ते को हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाते हैं। जो भारत सरकार है यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, साथ ही खाद्य और पोषण बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया आप कह सकते हैं एक वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। बेसिकली यदि देखा जाए तो खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए न्यूट्रिशन के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 100% योग्य आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा है? अब देखिए यहाँ जिले की बात की जा रही है। अब इसे आप रिलेट कर सकते हैं गांव, जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले यदि हम बात करें गांव की, तो अपनी पूरी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव आप कह सकते हैं ये है बियान गांव, जम्मू कश्मीर का है, चर्चे में आया था। गांव हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें जिले की, तो 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला ये है इंदौर। अब यदि हम बात करें राज्य की, तो मैंने बताया ही था हिमाचल प्रदेश, जिसने कि अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण कंप्लीट कर लिया है। फिर यदि हम बात करें यूटी की, तो अभी मैंने बताया है लद्दाख ऐसा भारत का पहला यूटी है जिसने कि अपनी सभी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण कंप्लीट कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो कि भारत का पहला तो हम नहीं कह सकते, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। इसके अलावा ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बना है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए जो गांधीनगर है ये भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला है, जबकि पहला केरोसिन मुक्त शहर है चंडीगढ़। सूरत की यदि हम बात करें, सूरत गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर और सूरत दोनों को ही अभी हाल ही में आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें यानी कि सर्वश्रेष्ठ शहर किस कैटेगरी में, स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट में, यदि हम बात करें अंबिकापुर की जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, भारत का पहला गार्बेज कैफ़े इसी अंबिकापुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने मुफ्त में पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गोवा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने ही पानी बचाओ मुफ्त पानी पाओ इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत यहाँ के जो निवासी हैं इन्हें 16,000 लीटर फ्री में पानी दिया जाएगा। किन्हें पानी दिया जाएगा? जो कि पानी को बचाने में सहयोगी होंगे। इस तरह गोवा ने अपने 60% नागरिकों के लिए पानी की फ्री सप्लाई की व्यवस्था की है। तो यदि हम बात करें गोवा की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसकी लोकेशन महाराष्ट्र के जस्ट नीचे में है। इसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया प्रमोद सावंत। राज्यपाल का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, PS श्रीधरन पिल्लई। सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये इसी गोवा में स्थित है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा कोरोना के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य ये गोवा ही है। भारत का पहला तैरता हुआ घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी, इसका अनावरण गोवा में ही किया गया। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये हाल ही के दिनों में गोवा को ही घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने किस राज्य में 132 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा के दौरे में आप लोगों को मालूम ही है। इसी त्रिपुरा से हाल ही के दिनों में इन्होंने माई पैड माई राइट अभियान की भी शुरुआत की थी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। और अब इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि बिजली की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए इन्होंने 132 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है अगरतला। और इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं विप्लव कुमार देव। राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ब्रू जनजाति काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी, इसी त्रिपुरा से रिलेटेड है। हाल ही के दिनों में जो फेनी ब्रिज है, जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है, ये भारत को कनेक्ट करता है, यानी कि इसी त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में 2030 तक 100% लिटरेसी का लक्ष्य रखा है? तो ऐसा लक्ष्य नागालैंड के द्वारा रखा गया है। देखिए अभी हाल ही में नागालैंड में SDG एजेंडा 2030 ये पारित हुआ है। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, इसके तहत ऐसा फैसला किया गया है कि इस राज्य में लिटरेसी की दर को यानी कि साक्षरता की दर को सुधारने के लिए यहाँ कुछ प्रयास किए जाने हैं, जिससे कि आने वाले 9 से 10 सालों में यहाँ 100% साक्षरता का जो लक्ष्य है ये हासिल किया जा सके। तो अब यदि हम बात करें नागालैंड की राजधानी तो ये है कोहिमा। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नेफ्यू रियो। राज्यपाल है RN रवि। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यहाँ अफ्स्पा की अवधि बढ़ाई गई है। अफ्स्पा दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये अफ्स्पा 6 महीने के लिए लगता है। जून में लगा था और अब यहाँ घोषणा की गई कि अब यहाँ इसकी जो अवधि है ये फिर से बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इसे अशांत क्षेत्र माना जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो अब हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य है गोवा। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 3 डेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं, यानी कि पृथ्वी दिवस, और 22 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 2011 में जो नया राष्ट्र बना है साउथ सूडान, इसकी राजधानी है जूबा। अब देखिए ये साउथ सूडान, इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्ल्ड बैंक की टोटल 193 मेंबर कंट्री है। इसका 193rd मेंबर कंट्री ये यही दक्षिणी सूडान है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल और होपमैन कप ये संबंधित है टेनिस से। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म ये थी राजा हरिश्चंद्र। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टपीज, जो कि कान में होती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में होती है। मानव शरीर में पेशियों की यदि हम बात करें तो ये है 639, जबकि हड्डियों की यदि हम बात करें तो ये है 206। लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका जीवन काल 2 से 4 दिनों तक होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर फ्रेडरिक ओवर डिस्क था।
अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जालियांवाला बाग स्मारक को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।